हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और उसके साथ साथ इसके बारे में जो न्यूमेरिकल होंगे अलग अलग टाइप के, उस न्यूमेरिकल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि किसी भी प्रिज्म के द्वारा किस तरह से विचलन कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग वो थ्योरी, वो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है क्लास 12 का, वो ये है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ देता है, या इसके बदले इसी थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से किसी प्रिज्म के द्वारा हम अपवर्तनांक का सूत्र निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कल पढ़े थे वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस थ्योरी को समझने के लिए समझ सकते हैं। यदि कल आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, मीन्स इसके जो पिछले वाला जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जितने भी पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर के ये आपका 17 पार्ट है ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और रे ऑप्टिक्स का ये 17 यानी कि 17वां वीडियो है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो चलिए ध्यान से देखिए, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण हम लोग जानते हैं। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण आप लोग पढ़े हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, विचलन कोण को क्या चीज से डिनोट करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विचलन कोण को क्या चीज से डिनोट करते हैं। चलिए हम बता रहे हैं, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा होता है, और डेल्टा इज इक्वल टू बताए थे I प्लस ई माइनस एंगल ए। इसको इक्वेशन 1 पढ़े थे। ये हम लोग कल जो थ्योरी पढ़े थे वो किसी भी प्रिज्म के द्वारा जो विचलन कोण होता है वो क्या होता है हम लोग पढ़े थे कल, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। डेल्टा क्या है तो विचलन कोण है, I क्या है तो आपतन कोण है, E क्या है तो निर्गत कोण है, और कैपिटल A क्या है तो प्रिज्म कोण है। तो इसके बारे में पढ़ लिए थे। और एक चीज आपको बताए थे, तथा प्रिज्म कोण A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये भी आपको बताए थे। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। प्रिज्म कोण क्या पढ़े थे हम लोग? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 किस तरह से होता है ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है कि प्रिज्म के द्वारा पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब जो अपवर्तनांक होता है किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि देखते हैं कि प्रिज्म जो है वो पतला है कि मोटा है। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे कि प्रिज्म जब पतला होता है तो उसका आपतन कोण निर्गत कोण बराबर हो जाता है, और जो R1 R2 होता है ये भी बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है, जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है, तब ध्यान से समझिएगा, अल्पतम का मतलब होता है मिनिमम डेविएशन। ध्यान से समझिएगा, व्हेन
minimum deviation in a prism, then angle I is equal to angle E and angle R1 is equal to angle R. R1 is equal to एंगल R2 कर लेते हैं और उसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल r। ध्यान से समझिएगा, ये अल्पतम विचलन मीन्स मिनिमम डेविएशन कब होते हैं, जब प्रिज्म जो होता है बहुत ही पतला होता है, अर्थात प्रिज्म कोण जो होता है बहुत ही छोटा होता है, तभी हमारा मिनिमम डेविएशन होता है, अल्पतम विचलन कोण बनता है। तो ध्यान से समझिएगा, जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है तब हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा जो है वो डेल्टा एम बन जाता है, आई जो होगा वो ई के बराबर हो जाएगा, और तथा हम लिख सकते हैं R1 बराबर हो जाएगा R2, इसको हम R मान लेते हैं, क्या R मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब अल्पतम विचलन होता है मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम हम कर लेते हैं, यानी कि जो विचलन कोण होता है वो डेल्टा एम बन जाता है। डेल्टा एम का मतलब होता है मिनिमम डेविएशन, अल्पतम विचलन कोण, और जब अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, तो उस स्थिति में आई जो होगा वो ई के बराबर हो जाएगा। आई है क्या, तो आई आपतन कोण है और ई जो है वो निर्गत कोण है, जैसे कि कल हम लोग प्रिज्म में पढ़ चुके हैं, आपतन कोण और निर्गत कोण। फिर उसके बाद क्या है, R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा, और जब R1 R2 के बराबर हो गया तो मान लेते हैं कि ये R के बराबर है। तो चलिए हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम करते हैं। समीकरण 1 से डेल्टा के जगह पर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एम लिखेंगे, इज इक्वल टू हम I प्लस ई है, और ई के जगह पर हम क्या रख लेते हैं, I प्लस आई। ये चूंकि दोनों बराबर है तो ई के जगह पर हम I रख लेते हैं और माइनस ए कर लेते हैं। और देखिएगा ध्यान से, ये माइनस ए जब इधर आएगा डेल्टा एम प्लस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आई, आई क्या हो जाएगा 2i। सो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, लिखेंगे क्या, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस ई होता है, तो ई के जगह पर हम आई कर लिए हैं और माइनस ए कर लेते हैं, और आई आई आप जानते हैं 2i हो गया, और माइनस ए जब इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, मीन्स डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, इसको इक्वेशन हम 3 कर लिए। इसी तरह से हम समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण 2 से तो a बराबर ये R1 R2 है और R1 R2 दोनों बराबर है, हम दोनों को क्या माने R, तो R प्लस R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2R इज इक्वल टू A। सो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A बाई 2, इसको इक्वेशन हम 4 कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इक्वेशन 3 और 4 करने में आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल हम किए हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए है, तो डेल्टा के जगह पर हम डेल्टा एम रखेंगे और ई के जगह पर आई रखेंगे और माइनस ए। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होगा, सर ई के जगह पे आई क्यों रखे हैं, आप क्यों नहीं आई के जगह पर ई रखे हैं। तो इसका मेन कारण जो है बाबू, स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई और साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, तो उसमें ई कहीं वर्ड नहीं आता है, इसलिए हम आई के रूप में हम निकाल दिए, आई और आर के रूप में निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा क्यों हम ई के जगह पर आई किए हैं। ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या जानते हैं आप लोग बताइए।
स्नेल के नियम से क्या जानते हैं, एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्या पढ़े हैं, एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो हम लिखेंगे क्या, n इज इक्वल टू आई के जगह पर ये लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 टोटल के बाई साइन r के जगह पर साइन a बाई 2। इस तरह से जो है जो समीकरण बना, ये n का, n क्या है, अपवर्तनांक है, n क्या है, अपवर्तनांक है। तो इस तरह से हम निकाल दिए n इज इक्वल टू साइन ये डेल्टा m प्लस a बाई 2 टोटल के बाई साइन a बाई 2। तो इस तरह से ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के एग्जाम के पर्पज से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जल्दी से ना इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हमें तो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है। समझ में कैसे आएगा, जब आपको ये पता चलेगा कि विचलन कोण को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, प्रिज्म कोण को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण या निर्गत कोण को हम कह देते हैं स्मॉल ई से। तो ये चीज अगर आपको जानकारी हो जाता है तो न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान हो जाता है। तो चलिए हम आपको बता करके सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा और आप लोग भी बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म पर इस प्रकार एक समबाहु प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है। इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का आपतन कोण प्रिज्म कोण का आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। 3/4 है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिएगा तब। ये न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। कल भी हम लोग न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात किए थे, और यहाँ पर न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म, तो समबाहु प्रिज्म में प्रिज्म कोण क्या होता है,
बताइए। हम A इज इक्वल टू जानते हैं 60 डिग्री, और आपतन कोण जो है I जो है वो प्रिज्म आपतन को आपतित होती है, और आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। यानी कि हम करेंगे क्या, I इज इक्वल टू 3/4 और इंटू A, यानी कि प्रिज्म कोण का कितना भाग है 3/4। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 3/4 और गुणे 1 की जगह पर 60, ये 15 चौका 60, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 45 डिग्री। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो पूछ रहा है न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इज इक्वल टू वाट। क्या, डेल्टा एम इज इक्वल टू वाट। तो सिंपल आप जानते हैं, कल भी हम लोग पढ़े थे, चूंकि क्या पढ़े थे, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या पढ़े थे बताइए। हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू I प्लस, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं I प्लस E और माइनस A। और चूंकि जो I होता है, I वो किसके बराबर होता है, वो E के। कब, जब न्यूनतम विचलन अवस्था होता है तब। ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिख सकते हैं I जो है E के बराबर है। तो I और E बराबर है, तो I का मान 45 डिग्री है, तो E का भी मान हम क्या करेंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और ये माइनस A के जगह पर 60 डिग्री, और इस तरह से ये 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। कभी भी न्यूनतम विचलन आपसे कहे तो समझिएगा कि जो आपतन कोण है और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल बन गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो सेकेंड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग बनाइएगा सेकेंड न्यूमेरिकल और कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए जितना अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाते हैं उतना ही आपके लिए बेटर होगा। बहुत लोग होते हैं कि थ्योरी पढ़ करके छोड़ देते हैं और बाद में थ्योरी को भूल जाते हैं। थ्योरी को भूलने का मेन कारण है उस थ्योरी पे आप लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो चलिए हम सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग बनाइए फटाफट इसे और कमेंट करिए कि कितना आप लोग का आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण तथा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण तथा अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं आप बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है 60 डिग्री कोण प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए और
अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन हम लोग करते क्या है, a = 60 डिग्री दिया है। डेल्टा m जो है वो दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है। I पूछ रहा है, R पूछ रहा है और n पूछ रहा है। ये इतना चीज ध्यान से इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करिए। जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे प्रिज्म कोण दिया है, हमने 60 डिग्री लिख लिया। डीएम डेल्टा एम का मतलब होता है विचलन कोण, मिनिमम विचलन कोण 30 डिग्री दिया है। आई कह रहा है कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए, अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए और अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें आई निकालना है तो हम जानते हैं आई = डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, यही ना पढ़े हैं हम लोग, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। और आप डेल्टा एम के जगह पर 30 डिग्री प्लस ए के जगह पर 60 डिग्री और बाई 2 करते हैं। 60 30 90 बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। मतलब साफ है कि जो आपतन कोण का मान है वो कितना है, तो 45 डिग्री। और अपवर्तन कोण पूछ रहा है आर, तो R = a बाई 2 जानते हैं। a के जगह पर हम लिखेंगे 60 और बाई 2 यानी कि हम कर लेते हैं 30 डिग्री। ये 30 बार में कट जाएगा, 30 दूना 60। तो अपवर्तन कोण हमारा 30 डिग्री आ गया। n पूछ रहा है, चूंकि आप जानते हैं n = sin I बाई sin R। और sin I के जगह पर हम क्या करते हैं, sin I के जगह पर हम 45 डिग्री लिखते हैं और sin R के जगह पर 30 डिग्री। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि R का मान sin 30 का मान कितना होता है और sin 45 का मान कितना होता है, जल्दी कमेंट करिए। चलिए हम इसको लिखते हैं 1/√2 और इसका होता है 1/2। तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 2/√2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, √2 × √2 और बाई √2 इस तरह से कटेगा। सो n = √2 या 1.414। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया और हम लोग अपवर्तनांक का मान निकाल दिए। n = 1.414। R हम लोग अपवर्तन कोण निकाल दिए 30 डिग्री और आपतन कोण 45 डिग्री। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। जितना अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही आप लोग के लिए बेटर होगा। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाइएगा। इसलिए अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश जरूर करिए। ध्यान से इसे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु कांच के त्रिपार्श्व, क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु कांच के त्रिपार्श्व का मतलब जिसके 3 पार्श्व है, जिनके 3 भुजा हैं। ये सिंपली कह सकते हैं कि समबाहु प्रिज्म, क्योंकि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे देता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। n दिया है, इसका n = √3 दिया है। n = √3 पर आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के आपतित प्रकाश किरण
आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर इसके आधार के प्रिज्म के अंदर इसके आधार के समानांतर अपवर्तित होता है, समानांतर अपवर्तित होता है, समानांतर अपवर्तित होता है। इस किरण के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस किरण के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, एक समबाहु कांच हम इसको फिगर बना देते हैं इस तरह से, और जब प्रकाश की किरण इस तरह से जाती है तो इसके समानांतर आधार के समानांतर ये जाती है और इस तरह से ये निर्गत हो जाती है। तो ये आपतन कोण आप जानते हैं, इससे हम लोग आपतन कोण I बोल देते हैं और ये अपवर्तन कोण R बोल देते हैं। तो यहां पर दिया क्या है, A इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री दिया है बताइए, क्यों 60 डिग्री दिया है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है या समबाहु प्रिज्म है, ये A B C कर लेते हैं, और n दिया है √3। क्या दिया है? n का मान √3 दिया है। और हम लोग जानते हैं आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अपवर्तन कोण R इज इक्वल टू A/2 जानते हैं। तो A के जगह पर हम 60 रखते हैं और 2 यानी कि 30 डिग्री, ये 30 बार में कट जाएगा। पूछ रहा है क्या, I का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग I का मान निकालने के लिए करते क्या है, क्योंकि हम जानते हैं n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। क्या पढ़े हैं, n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। हम क्या करेंगे, साइन I इज इक्वल टू हम कर लेते हैं n इंटू साइन R। क्या लिखेंगे, n इंटू साइन R। n के जगह पर हम √3 लिखते हैं और साइन R के जगह पर R का मान 30, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 30। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि साइन 30 का मान कितना होता है, बताइए। लिखेंगे क्या, √1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं √3/2। तो साइन में √3/2 किसका होता है, हम जानते हैं ये किसका होता है, साइन 60 डिग्री का होता है। इसलिए दोनों तरफ कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। सो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए, देखिए। प्रिज्म कोण दिया है 60 डिग्री। क्यों प्रिज्म कोण 60 डिग्री हम लिखेंगे, क्योंकि प्रिज्म जो है वो समबाहु है। कैसा है, समबाहु है, इसलिए हम 60 डिग्री लिख दिए। और इस प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है n इज इक्वल टू √3। और हम जानते हैं अपवर्तन कोण जो होता है प्रिज्म कोण का आधा होता है, मीन्स A/2। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, A/2 यानी 60/2, ये क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें I निकालना है, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू, स्नेल के नियम से ये पढ़े हैं, n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। हमें साइन I निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, n इंटू साइन R। n के जगह पर हम रखेंगे √3 और साइन R के जगह पर साइन 30 रखेंगे और साइन 30 का मान 1/2 यानी कि √3/2 हम कर लेते हैं। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। दोनों तरफ एंगल ज्या को
हम हटा देते हैं तो आई का मान 60 डिग्री हो जाता है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाइए और न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट बनिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो आप उसको अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करिए न्यूमेरिकल को। चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 4 पढ़ रहे हैं। 60 डिग्री कोण के किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन को, क्वेश्चन नंबर 4, 60 डिग्री कोण के 60 डिग्री कोण के किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन को, किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ के वेग ज्ञात कीजिए और निर्वात में प्रकाश का वेग बताइए कितना होता है। निर्वात में कमेंट करके बताइए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। बताइए फटाफट। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन है 60 डिग्री कोण के किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि जब प्रकाश जो होता है वायु से प्रिज्म में प्रवेश करता है तो प्रिज्म में जो प्रकाश जो होता है उसका वेग कितना हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं ए दिया है 60 डिग्री और डेल्टा एम जो दिया है वो कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। सी का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। और क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भी पूछ रहा है। तो हमें भी निकालने के लिए करते क्या है? इसमें एन हम निकालते हैं क्योंकि हम जानते हैं n = sin डेल्टा m प्लस a/2 और बाई sin a/2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी अभी। और n का मान निकालते हैं। n = sin डेल्टा m के जगह पर हम रखेंगे 30 प्लस a के जगह पर रखेंगे 60 और बाई 2 और लिखेंगे sin a के जगह पर हम रखेंगे 60/2। तो इस तरह से बताइए n = 60, 30, 90 और 2 यानी कि sin 45 डिग्री लिखते हैं और बाई sin 30 डिग्री लिखते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा n = sin 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 और sin 30 का मान कितना होता है? तो हम कहेंगे क्या? 1/2। तो इस तरह से 2/√2 कर लेते हैं या √2 × √2 और बाई √2 कर लेते हैं। ये कट जाएगा यानी कि √2 हो गया हमारा। n का मान कितना हो गया? √2 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा हम जानते हैं चूंकि n = c/v। क्या जानते हैं? c/v। सो v हमें निकालना है
तो c बाई एन करेंगे ना, c के जगह पर हम c का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸ और n के जगह पर √2 रखते हैं, या हम इसके जगह पर ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 10⁸ बाई √2 के जगह पे 1.414 v इज इक्वल टू, इसको जब भाग दीजिएगा, क्या इसको जब भाग दीजिएगा तो आएगा 2.122 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिज्म में जो प्रकाश का वेग होता है उसका मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या किए हैं, एक बार फिर से समझिएगा। ए का मान दिया है प्रिज्म कोण का, लिख देंगे डेल्टा एम का मान दिया है विचलन कोण का 30 डिग्री, सी का मान भी प्रकाश का वेग दिया है वायु या निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी का मान पूछ रहा है, मतलब जो प्रिज्म के अंदर प्रकाश का वेग है उस वेग का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम अपवर्तनांक का फॉर्मूला जानते हैं, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, सबका मान रख करके कैलकुलेशन किए हैं तो n का मान √2 आया है। और जब n का मान निकाल दिए हैं तो ये भी हम लोग पढ़े हैं जब स्नेल के नियम बता रहे थे कि n इज इक्वल टू, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश का वेग और वायु में प्रकाश का वेग और किसी भी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो n इज इक्वल टू सी बाई वी, और हमें भी निकालना है तो सी बाई एन करते हैं, सी के जगह पर सी का मान रखते हैं और एन के जगह पर एन का मान रखते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमें भी का मान 2.122 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। एक और लास्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे इस वीडियो में, तो इसे आप लोग देखिए ध्यान से, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए एक और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में हैं वो सारी टॉपिक हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, डिटेल में समझना है। एक और लास्ट न्यूमेरिकल बता करके टॉपिक की बात करेंगे। किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल है, आप लोग बनाइए, कमेंट करिए, बताइए कि कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। जल्दी कमेंट करिए और बताइए। हम लोग करते क्या है कि पढ़ते हैं एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या क्या दिया है। किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो डेल्टा एम का मान लिख लेते हैं, कितना 30 डिग्री।
कह रहा है प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण R1 का मान कितना है, 30 डिग्री। तो R2 का भी मान हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं। जब भी अल्पतम विचलन कोण होता है तो R1 R2 का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। और फिर क्या कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि n इज इक्वल टू व्हाट कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, a/2 पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, R इज इक्वल टू a/2, या फिर हम लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये पढ़े हैं ना। हम R1 के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री प्लस R2 के जगह भी 30 डिग्री। सो a इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 60 डिग्री हो गया। यानी कि जो प्रिज्म कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और हम निकालेंगे, चूंकि R इज इक्वल टू क्या जानते हैं, a/2, या हम लिखेंगे 60/2, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये R का मान निकल गया। और हम जानते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस a/2। डेल्टा M के जगह पर 30 रखेंगे और a के जगह पर 60 और बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। और चूंकि आप जानते हैं n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, यही ना पढ़े हम लोग। तो साइन I के जगह पर साइन 45 डिग्री और साइन R के जगह पर साइन 30 डिग्री। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1/√2 और 1/में ये 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2/√2, या हम इसको कर सकते हैं √2 इंटू √2/√2, ये कट जाएगा। सो n इज इक्वल टू हम लिखेंगे √2 या 1.414। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका बन गया। और हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ध्यान से समझेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से प्रकाश जब किसी प्रिज्म के द्वारा गुजरती है तो प्रकाश को अवयवी रंगों में विभक्त कर देती है। अवयवी रंगों का मतलब होता है कि प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। उसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम लोग प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म। ये लास्ट टॉपिक है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म। ध्यान से समझिएगा, डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म मीन्स प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर देती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मीन्स व्हेन अ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म देन इट डिवाइडेड इनटू 7 कलर and this event is called the dispersion of light। मीन्स जब प्रकाश किसी प्रिज्म के द्वारा गुजरता है तो वो प्रकाश के जो सफेद रंग होता है उसके सफेद को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। और ये 7 कलर को ही हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या फिर हम इसको
स्पेक्ट्रम कह देते हैं। स्पेक्ट्रम कब होता है? जब वो सातों रंग किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो चलिए पहले इसको परिभाषित करते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों से विभक्त हो जाता है। वह अवयवी रंगों से विभक्त हो जाता है। ये रंग क्रमशः लाल, नारंगी, पीला, हरा आसमानी, नीला और बैगनी, जिसे इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं। बैगनी होता है यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ध्यान से समझिएगा इसको फिगर के माध्यम से। ये कोई प्रिज्म है और जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारती हैं, ये श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम VI, B, G, Y, O और R के नाम से जानते हैं। जब हम किसी पर्दे पर इसी रंग को प्राप्त करते हैं तो ये 7 रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है और इस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? इस पट्टी को स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, रंगीन पट्टी को। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंग कौन है? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की यह घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। और आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम इसी 7 रंगों के किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो वो 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी बनता है, उस रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कह देते हैं। इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया। सर आइजक न्यूटन जो सन 1666 ईस्वी में प्रिज्म के द्वारा
उन्होंने प्रकाश के अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने प्रकाश का अध्ययन किया कि देखा कि जब प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग डिवाइड कर देता है। फिर उन्होंने देखा कि ऐसा अगर होता तो एक और प्रिज्म इसके साथ में रखें और सिर्फ एक प्रकाश को गुजारे। जैसे मान लेते हैं ग्रीन, हरा प्रकाश को दूसरे प्रिज्म से गुजारे तो उसे हरे प्रकाश जो था उस दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद सिर्फ हरा ही दे रहा था। कहने का मतलब यह है कि सर आइजैक न्यूटन 1686 ईस्वी में ये देखा कि जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका मेन कारण क्या है? तो उनके दिमाग में ये आया कि प्रिज्म का ये काम होता है कि किसी भी रंग को वो 7 रंगों में विभक्त कर देना। तो उन्होंने एक और प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म के द्वारा सिर्फ हरा किसी एक रंग को गुजार करके देखें। जैसे मान लिया कि हरा रंग को गुजार करके देखें तो उन्होंने देखा कि इस प्रिज्म के द्वारा जब हरा रंग गुजार रहे हैं तो सिर्फ हरे रंग दे रहा है। तो ये कंक्लूजन किए कि नहीं, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना है। हालांकि इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें बहुत सारे रंग होता है, लेकिन मेन जो कलर होते हैं वो 7 कलर होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। यही 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। और जब इसी को हम किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और उन्होंने जब एक और इस पे अध्ययन किया कि देखें कि जब ये 7 रंग किसी प्रिज्म के द्वारा गुजारते हैं तो किस प्रकार का मिलता है। तो चलिए हम उसकी भी बात करेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग जब दूसरा प्रिज्म लगा करके देखते हैं कि किस रंग का जाता है। चूंकि ये न्यूटन ने 1666 ईस्वी में ये प्रयोग किया था, इसलिए वर्ण विक्षेपण का न्यूटन का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से आप समझिएगा। जब ये 7 रंग को उन्होंने किसी प्रिज्म से गुजारे, एक ये प्रिज्म ले लिए इसके सामने इस तरह से, और ये प्रिज्म जब ये 7 रंग को गुजार रहे थे तो यहां पर ये 7 रंग जो है एक बिंदु पर मिलता है और इस बिंदु पर मिल करके पुनः ये व्हाइट लाइट, व्हाइट मीन श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाता है। ये ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और उसी के 7 रंग के अपोजिट अगर हम दूसरा प्रिज्म रख करके 7 रंग को गुजारते हैं तो पुनः हमें सफेद रंग ही प्राप्त होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने का मेन कारण है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का बना होता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूटन का प्रयोग। क्या बोलते हैं? न्यूटन का प्रयोग। इसमें उन्होंने सबसे पहले प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके देखें कि किस तरह से प्रकाश का जो रंग है, सफेद रंग है, वो अलग अलग रंगों में विभक्त होता है। उसी को प्रयोग करके उन्होंने बताया, जिसमें हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम, हम लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना। तो ये आपका हो गया, और इस तरह से ये वीडियो आपको यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।
टॉपिक इतने सारे हैं कि अगर हम रोज 2-4 टॉपिक भी बताएं तो बहुत मीन्स आपको फिजिक्स में नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स एक अपने आप में सागर है और सागर में जितना डुबकी लगाइएगा उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए आप रोज 1 घंटा फिजिक्स का अध्ययन करिए, ध्यान से देखिए इस लेक्चर को, और जितना अधिक से अधिक होगा जो बैक का वीडियो है वो सब वीडियो आप लोग देखिए। आने वाले समय में हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे ओनली फॉर नीट एंड IIT का, वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।